हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 का न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं बताया था, बाकी वो बता दिया था 58 59 का, तो आज मैं बता रही हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन C इक्वल्स 50 प्लस 0.5 y है तो स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर संतुलन निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है। इफ द कंजम्पशन फंक्शन उपभोग फलन इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में C इक्वल्स 50 प्लस 0.5 y है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बाय ₹50 करोड़ ऑन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन आया है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स चैप्टर से। इसमें उपभोग प्रवृत्ति करके एक टॉपिक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक टॉपिक है आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का। उसमें ये टॉपिक है उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आप लिखना आय एवं उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। वापस देखो 58 नंबर क्वेश्चन पे हमारे हैं। 58 में जो C इक्वल्स 50 प्लस 0.5 y दिया है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका समीकरण होता है, इक्वेशन होता है C इक्वल्स C बार प्लस BY, वेयर जहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, समीकरण है, इक्वेशन है, यहाँ पे C का मतलब है उपभोग, इंग्लिश में कंजम्पशन, एंड C बार जो है, C के ऊपर एक ऐसा लाइन दिया है जो C बार जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका अर्थ है स्वायत्त उपभोग, ऑटोनमस कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोनमस कंजम्पशन जो है वो मिनिमम कंजम्पशन होता है, यानी अगर वो उपभोक्ता का कुछ इनकम ना भी हो, जीरो इनकम हो, ठीक है, तब भी कुछ कंजम्पशन है जो होता ही है, उसी को बोलते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग, मिनिमम कंजम्पशन, न्यूनतम उपभोग। चाहे वो उधार लेके करे या अपना सेविंग्स जो बचाया हुआ है उससे करे, लेकिन वो उपभोग जो है कंजम्पशन करना ही पड़ता है। जैसे फूड, खाना, पैसा हो ना हो उधार लेकर खाए या पहले के सेविंग्स में से खाए, खाना तो पड़ेगा ही जीने के लिए, है ना। तो उसी को ऐसे ही जो उपभोग होते हैं, कंजम्पशन होते हैं, उसको स्वायत्त उपभोग या ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं। न्यूनतम जो उपभोग होते हैं, मिनिमम कंजम्पशन। क्लियर है। यहाँ पे देखो C इक्वल C बार प्लस BY। ठीक है, तो C बार भी मैंने बता दिया, C भी बता दिया। B का यहाँ पे अर्थ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। ठीक है, और यहाँ पे Y का मीनिंग है आय का स्तर या फिर इनकम। ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी इक्वेशन बताया आपको, C इक्वल C बार प्लस BY, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है C इक्वल्स 50 प्लस 0.5 y। ठीक है, तो C इक्वल C बार प्लस BY है, तो यहाँ पे C बार क्या हो गया, C बार प्लस BY। ठीक है, C बार ये 50 हो गया प्लस BY, तो B यहाँ पे 0.5 हो गया एंड Y। ठीक है, तो C बार 50 एंड B मीन्स सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 जो है वो MPC हो गया एंड Y जो है आउटपुट या इनकम जिसको बोलते हैं, Y से डिनोट करते हैं, वो उसका वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ Y लिखा है, तो Y हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट बोला है ना, इसमें 50 करोड़ की वृद्धि करने से इंक्रीमेंट इन ऑटोनमस एक्सपेंडिचर बाय 50 करोड़, तो 50 करोड़ का वृद्धि हुआ है। तो ये जो वृद्धि हुआ है ना, उसको एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, आई से डिनोट करते हैं। 50 करोड़ वो हो गया। ठीक है, अब देखो आय, यहाँ पे वाई हम लोग को नहीं दिया है, यानी इनकम वाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो आई का जो फॉर्मूला होता है वाई, आई को जो हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, तो वाई इक्वल्स होता है C प्लस आई। C मैंने यहाँ पे हो गया कंजम्पशन यानी उपभोग। ठीक है, उपभोग प्लस आई मैंने हो गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, है ना, तो निवेश, यानी कि जो
इनकम है उसको क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, जो बाकी बचा उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो सी प्लस आई उपभोग प्लस निवेश इसका फॉर्मूला है। वाई इक्वल्स यानी आई बराबर उपभोग प्लस निवेश, इनकम इक्वल्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग पुट करते हैं तो y इक्वल्स सी कितना है यहाँ पे, सी का वैल्यू सी का वैल्यू दिया है ना 50 प्लस 0.5y, तो इसको पूरा को हम लोग यहाँ पे उतार दिए 50 प्लस 0.5y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो i सी प्लस आई, तो सी यहाँ पे हमने उतार दिया, अब i को यहाँ उतारना है। तो i कितना होगा, i दिया हुआ है 50 करोड़, तो यहाँ पे हमने i के जगह पे 50 लिख दिया। तो क्या हो गया, y इक्वल्स 50 प्लस 0.5y प्लस 50। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना 50 करोड़ की वृद्धि किया है, इंक्रीमेंट ऑफ 50 करोड़ इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, वही है ये 50। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को y मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y था और यहाँ पे y है, तो y को एक जगह करेंगे तो ये प्लस में 0.5y है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, y माइनस 0.5y इक्वल्स, यहाँ पे क्या क्या बचा है, y तो इधर आ गया 50 प्लस 50, तो यहाँ पे लिख दिए 50 प्लस 50। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे y माइनस 0.5y, यहाँ y में कुछ नहीं है मैंने 1y है। ठीक है, तो 1 माइनस हाफ 0.5 कितना होगा, 0.5 ही होगा, तो 0.5y इक्वल्स 50 प्लस 50 कितना है 100। ठीक है, तो 0.5y इक्वल्स 100 आया, तो y बराबर क्या होगा 100, यहाँ पे गुना में है यानी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 100 बाई 0.5, तो यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 10 लगाए। ठीक है, अब देखो 5 2 ज़ा 10, 2 बार में कट गया 5 10, तो यहाँ पे देखो 100 2 ज़ा 200 आ गया, तो हम लोग का जो y है इनकम है 200 करोड़ रुपये आ गया। ठीक है, इसका मतलब है इनकम जो है y 200 करोड़ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग से, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि उपभोग फलन कंजम्पशन फंक्शन का इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ की वृद्धि करने पर संतुलन निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना है, इफेक्ट प्रभाव बताना है क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इफ द कंजम्पशन फंक्शन इन an economy is c equals 50 plus 0.5y, explain the effect of increment in autonomous expenditure by rupees 50 करोड़ on equilibrium output। तो आउटपुट पे यानी निर्गत पे जो प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, वो बताना है। तो यहाँ पे y जो है आउटपुट जो है 200 करोड़ आया। ठीक है, इसी को बोलते हैं y को आउटपुट भी बोल सकते हैं और इसको हिंदी में बोलेंगे निर्गत। ठीक है, तो निर्गत जो हमारा उसका वैल्यू कितना है 200 करोड़ रुपया, तो इस पे क्या असर पड़ा है वो बताना है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर, एक्सपेंडिचर बढ़ाने पर कितना, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे 50 करोड़ जो आउटपुट है उस पर क्या असर पड़ा है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ा है वो बताना है। तो 50 करोड़ बढ़ाए तो 200 करोड़ का हम लोग को आउटपुट हुआ है ना, इनकम हुआ या निर्गत हुआ, तो क्या इफेक्ट हुआ वो बताना है। तो यहाँ पे स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर निर्गत में 4 गुना वृद्धि हुआ है। कैसे, देखो y कितना है हम लोग का 50 करोड़ इंटू 4, इतना आया ना 200 करोड़, तो आप लोग आंसर लिखिएगा स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ की वृद्धि करने पर निर्गत में 4 गुना वृद्धि होगी, ये हो गया आंसर। क्लियर है हिंदी मीडियम वाले, ये तो मैंने ऐसे ही बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही बताया ना। इंग्लिश में लिखिएगा इंक्रीजिंग बाय 50 करोड़ रुपीज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज आउटपुट 4 फोल्ड्स। ठीक है, यानी 4 गुना जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा 50 करोड़ रुपीज का इंक्रीमेंट करने से ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ये होगा। ठीक है, मैं क्लियर है, ये मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो कमेंट में बता देना कि अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, अब देखो 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 का न्यूमेरिकल्स आप लोग बोल रहे थे बार बार और वाला करवाने, तो 59 का भी मैं करवा रही हूँ। निम्नलिखित आंकड़ा से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की गणना कीजिए। कैलकुलेट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, किसी चीज़ का वैल्यू दिया है, उसका इस्तेमाल करके आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेटा में क्या क्या दिया है, बिक्री दिया है सेल 700। ठीक है, मशीन का किराया परचेजिंग ऑफ मशीन 100,
लाख रुपए में दिया है, तो 100 लाख रुपए का इसका मशीन का किराया हो गया। परचेजिंग ऑफ मशीन, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक दिया है -30 एंड कच्चे माल का किराया। परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 400 लाख रुपए का, देखो लाख रुपए में है सब। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर है 60 लाख रुपए और सहायकी उपदान यानी सब्सिडी जो है वो 50 लाख रुपए है। ठीक है, तो इससे आपको बोला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन निकालना है। तो कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए हम लोग को, है ना। तो चलिए मैं इसका फार्मूला बताती हूँ इसका। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन निकालने का दो फार्मूला होता है। पहला तो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स वेतन एवं मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस हास, ये सबको जोड़ देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। इंग्लिश में देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल सैलरी एंड वेजेस प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। और एक फार्मूला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का साधन लागत पे सकल घरेलू उत्पाद का। सेकंड फार्मूला देखो क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी बाजार मूल्य पे सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फार्मूला। तो ये जो डेटा दिया है आपका क्वेश्चन में उसके हिसाब से सेकंड फार्मूला सही इसमें फिट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट फार्मूला में जो जो चीज़ मांगा है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस डेटा में नहीं दिया हुआ है, सैलरी एंड वेजेस भी नहीं दिया हुआ है, टैक्स भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट प्रॉफिट डिप्रिसिएशन ये सब नहीं दिया हुआ है। लेकिन सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके जो ज़रूरत है उसको सॉल्व करने के लिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट उसका सेकंड फार्मूला इसमें सेट हो रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो हम लोग सेकंड फार्मूला से करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो हम लोग को डेटा में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एनआईटी यानी ये जो है फॉर्मूला में पुट करने के लिए ये भी हम लोग को नहीं दिया हुआ है। एनआईटी यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी डेटा में नहीं दिया है क्वेश्चन में। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए कुछ कुछ उसमें हिंट दिया हुआ है, निकाल सकता है। तो सबसे पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स इस फॉर्मूले को फॉलो करने के लिए हम लोग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। ठीक है, तो देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसी। ठीक है, हिंदी में सुनिए, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है निर्गत का मूल्य माइनस मध्यवर्गीय उपभोग। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आईसी जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्गीय उपभोग। ठीक है, तो कच्चे माल का क्रय परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है इक्वल्स 400 है। तो इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन होता है, मध्यवर्गीय उपभोग जो होता है, उसको हम लोग कच्चे माल का क्रय परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कच्चा माल को ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, कहाँ है देखो ये वाला कच्चे माल का क्रय, तो ये हो गया 400 आईसी, है ना। तो यहाँ पे आईसी का वैल्यू कितना हो गया 400, डेटा में आप लोगों का दिया है उसमें। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना होगा, क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी है ना। तो आईसी तो हम लोग को एक मिल गया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है निर्गत का मूल्य, हिंदी में कहते हैं इसको निर्गत का मूल्य, इसका फॉर्मूला है विक्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, यानी सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, क्लियर है।
डेल्टा का मतलब है चेंज। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फार्मूला है, रट लीजिए, याद रखिए, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। निर्गत का मूल्य बराबर विक्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स हो गया सेल का वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में, डेटा में 700 और स्टॉक में परिवर्तन दिया है -30, ठीक है। दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, सेल बिक्री दिया है 700, है ना, और स्टॉक में परिवर्तन चेंज इन स्टॉक दिया -30। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, निर्गत का मूल्य जो है उसको निकालने के लिए सेल प्लस स्टॉक में परिवर्तन, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इसका वैल्यू डाल दिए 700 प्लस यहाँ पे -30 दिया है, स्टॉक में परिवर्तन चेंज इन स्टॉक, तो यहाँ पे हो गया 700 प्लस माइनस हो गया। तो 700 में से 30 घटाएंगे तो कितना हुआ 670, 670, ठीक है। तो ये बड़ा है तो इसका साइन यानी ये भी प्लस में होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, निर्गत का मूल्य कितना निकला 670, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जो फॉर्मूला है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ठीक है। यानी निर्गत का मूल्य माइनस मध्यवर्गीय उपभोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे सबका वैल्यू आ गया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया है, अभी हमने सॉल्व करके निकाला 670 यानी 670, एंड आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मध्यवर्गीय उपभोग यानी कच्चे माल का क्रय जो है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका डेटा में दिया है 400, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 670 माइनस 400 कितना हुआ 270, 270, है ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है कितना निकला 270। अब देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल गया है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी निकल जाएगा, क्योंकि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए इसकी जरूरत थी जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, क्योंकि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू अभी हमने निकाला 270, तो यहाँ पे 270 पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका डेटा में नहीं दिया, अभी मैंने सॉल्व करके निकाला है। इसको कैसे निकाला है चलो दिखाती हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस सब्सिडी, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायकी। देखो, अप्रत्यक्ष कर यानी आईटी इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू यहाँ पे 60 है एंड सहायकी सब्सिडी का वैल्यू है 50। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को किया है, तो 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका पूछा था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू अभी सॉल्व करके निकाला हमने 270 माइनस एनआईटी। देखो एनआईटी यहाँ पे निकाला कितना आया 10, तो यहाँ पे माइनस 10 हो गया, तो 270 माइनस 10 कितना हुआ 260। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हुआ आपका 260, ये हो गया आंसर। क्लियर है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स 260 इज द आंसर, ठीक है, 260, यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद आपका कितना है 260। क्लियर है। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।